अरे बच्चों, लास्ट टाइम हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी और ये सब बात करी थी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हैं इस चैप्टर को हम दोबारा पढ़ रहे हैं, पर हम उसी स्पीड में पढ़ेंगे, बिल्कुल स्लो होके बातों को बहुत गहराई में डिस्कस करेंगे। आपको बस फोकस रहना है बेटा, जीवन ख़राब नहीं करना है, ठीक है राजन? गुड। 2 कदम की दूरी बहुत है ज़रूरी, है ना? अच्छा, मास्क ज़रूरी है। अच्छा मेरी बात सुनो, चलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब कहानी ये है कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। आपको मैंने सिखाया था कि अगर 2 चार्ज होता है और उनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस होती है r, तो इनके बीच में एक एनर्जी होता है, वो वर्क की वजह से आता है। डेड एनर्जी का सिंबल होता है Q और फार्मूला होता है K Q1 Q2/R। आपको मैं कुछ बातें बता दूं यहाँ पे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। देखिए, पहली बात आपने पढ़ा अभी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ लिया। उस एनर्जी का पहला पॉइंट सिंबल है U। दूसरा पॉइंट ये है स्केलर। स्केलर होने का मतलब है आपको चार्ज का साइन पुट करना है। चार्ज का साइन पुट करना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। दूसरा सिंपल एडिशन करना है आपको। सिंपल एडिशन करना है, ये नहीं कि आप वेक्टर की तरह कर रहे हैं। सिंपल एडिशन मतलब जोड़ दिया, डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। फोर्स में हमें डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है, फोर्स इज़ वेक्टर, पर ये स्केलर है, सिंपल एडिशन करना है। क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे? अच्छा, क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या रहेगा? आपको हमेशा कपल्स बनाने। कपल्स बनाने का तरीका क्या रहेगा? 2 चार्ज को टारगेट करो, ऐसे लाइन कर दो। अब मैं एक क्वेश्चन लूँगा और वो क्वेश्चन बहुत कुछ बोलेगा। क्वेश्चन बहुत ही साधारण है। मैं क्वेश्चन कहता हूँ कि Q Q Q और माइनस Q। मैंने 4 क्वेश्चन वो लिया और मैंने बोला ये रेक्टेंगल है, इस बार ये A है, ये B है, और मैंने क्वेश्चन ऐसा रखा कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का मुझे U निकालना है। U का मतलब होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे मन में एक ही बात आएगी कि देखिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए 2 चार्ज चाहिए, उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको कपल्स बनाने हैं, और तीसरा सिंपल एडिशन करना है। तो मैंने कहा साहब, बात ऐसी है कि देखिए मेरे सामने जो पहला कपल बन रहा है, दैट इज़ दिस वेरी फर्स्ट कपल। तो मैं लिख दूंगा सिस्टम की एनर्जी में पहला योगदान होगा K, पहला चार्ज, दूसरा है माइनस Q चार्ज, और डिस्टेंस लिया है मैंने A। फिर अब मैंने कहा दूसरा कपल कौन बनेगा साहब? तो मुझे साहब यहाँ दिखाई दिया K Q Q, डिस्टेंस B। डिस्टेंस क्या होगा? B। तो मुझे U2 दिखाई दिया K Q Q और डिस्टेंस B। थर्ड साहब मुझे ये दिखाई दिया, तीसरा कपल ये U3। तो U3 क्या आएगा बेटा? U3 आएगा आपका K Q माइनस Q और डिस्टेंस हो गया आपका B। मेरे को चौथा कपल ये दिखाई दिया, मुझे कपल्स बनाने, कपल्स K, बात समझो, U4 K Q Q, डिस्टेंस हो गया A। वैसे ही मेरे पास और भी कपल है 2, मेरे पास 2 और कपल है डायगनली। तो एक कपल ये बनेगा, तो आप बोलेंगे U5, डेट इज K, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन और डिस्टेंस A² प्लस B², क्योंकि ये डायगनल है, डायगनल पाइथागोरस से इतना ही निकलता है। अगर मैं आगे बात करूँ U6, तो एक और कपल बन रहा है ये माइनस K Q Q, मतलब एक माइनस आएगा, माइनस √A² प्लस B²। अगर आप ठीक से देखते हैं तो अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा। जब ऐड करोगे तो 6 वाला 5 को कट कर देगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। ये माइनस इस प्लस को कैंसिल कर देगा। यहाँ भी माइनस, अच्छा सॉरी, ये माइनस का B, ये प्लस का B कैंसिल हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है ना, ये माइनस है प्लस है। तो सिस्टम का एनर्जी क्या आ गया? बात समझ में आ गया? तो 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आंसर 0 आ गया। अब एक क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है कि देखिए भाई साहब, आपके पास एक सिस्टम है, वो सिस्टम 3 चार्ज से मिलके बना हुआ है। अब क्वेश्चन आता है फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम। फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम, कि भैया सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप कितना एनर्जी देंगे, हाउ मच एनर्जी यू विल गिव। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि सिस्टम के पास एनर्जी है कितना। मैं बोलूँ कि भाई मेरे अंदर जान है 100 कैलोरी। 100 कैलोरी अगर 100 मतलब मान लो 100 जूल की एनर्जी है मेरे पास,
और आप चाहते हो कि मैं ज़मीन पे गिर जाऊँ, तो गिरूंगा ही नहीं, 100 जूल एनर्जी। तो मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊँ, मैं ज़मीन पे गिर जाऊँ, तो क्या करोगे ऐसा, मेरे अंदर से 100 जूल निकाल लो, मेरे अंदर 100 जूल निकाल लो, या मेरे पास प्लस का 100 है, आप मेरे को दे दो माइनस का 100, उससे क्या होगा, 0 हो जाएगा। -100 का मतलब ही यही है कि आप मेरे अंदर से एनर्जी निकाल रहे हो। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि मान लीजिए इस सिस्टम के पास एनर्जी है कितनी, इस सिस्टम के पास एनर्जी पता कितनी आएगी, अगर डिस्टेंस ए है तो 3 कपल बनेंगे, पहला कपल, दूसरा कपल, तीसरा कपल, तो आंसर आ जाएगा 3kq इंटू क्यू बाई डिस्टेंस ए। तो ये सिस्टम का एनर्जी है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो मुझे इतना ही देना पड़ेगा, बात ही समझे। मैंने कहा सिस्टम के पास इतना है, आप चाहते हो कि सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आप इस माइनस का इतना दे दो, 3kq बाई ए दे दो, कट के आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा आंसर, 0। यानी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सिस्टम को कितना एनर्जी हम दे कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए, जितना इसके पास है, जितना इसके पास। तो हम इसकी एनर्जी निकालेंगे और बोलेंगे साहब अगर इसकी एनर्जी इतनी है तो मुझे देनी कितनी है, मुझे इतनी देनी है, माइनस का 3kq बाई डिस्टेंस ए। तो ये हमारे द्वारा गिवन होगा ताकि सिस्टम क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय। मतलब कुल मिला के आंसर ये लिखना है, जितना उसके पास होगा उतना ही मैं उसको दूंगा ताकि सिस्टम क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय। तो ये टॉपिक समाप्त होता है, अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, प्लीज़ नोट इट डाउन। तो प्यारे बच्चों, नाउ द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, कि हम बात करेंगे किस चीज़ की, वो समझना। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर टॉपिक। वो टॉपिक ये है कि अगर हम एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, वैसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम, तो डाइपोल रोटेट करेगा। अब जब भी रोटेशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन आएगा। क्या आएगा, वर्क डन। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखिए ये एक डाइपोल है, डाइपोल है, ये -q, ये +q, ठीक है, ये एक डाइपोल है, डाइपोल। इस डाइपोल को आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरफ पॉजिटिव होता है और इस तरफ नेगेटिव होता है, तो इस माइनस को ये प्लस खींचेगा इस तरफ, और इस माइनस को ये प्लस खींचेगा इस तरफ। तो होगा कि यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, देखो एक पेन है, पेन को ऊपर से ऐसे फोर्स लगाऊं और नीचे से ऐसे, तो पेन रोटेट होगा। यानी रोटेट होने का मतलब क्या है कि पहले पेन ऐसे था, अब पेन ऐसे हो जाएगा, तो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, एंगुलर। अब सोचो कहीं पर फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट भी हो तो वहाँ पर वर्क होगा, क्या होगा, तो यही टॉपिक है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक का नाम क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, ठीक है ना, वर्क इन रोटेटिंग अ डाइपोल, रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस टॉपिक की गहराई ध्यान रखना, 2 मार्क्स में आएगा, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशन में हर जगह। अब इस वर्क डन को निकाले कैसे, तो उसके लिए डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन। अब डेरिवेशन का बहुत ही सिंपल सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब होता है एक तरीका, एक एप्लीकेशन, देखो मतलब प्रिंसिपल। तो डेरिवेशन का सिंपल सिद्धांत क्या होता है कि आप कहते हैं साहब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इस डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है। डाइपोल का बेसिक मतलब होता है -q एंड +q। अब प्यारे बच्चों अगला ये रहेगा कि डाइपोल ने कुछ एंगल बनाया हुआ है थीटा। अब हम बातें दिखा देंगे कि देखिए साहब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो इधर होगा प्लस साइन, इधर होगा माइनस साइन, ऑटोमेटिक है। तो ये प्लस वाला इस माइनस को इधर खींचेगा तो फोर्स लगता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है तो फोर्स होगा Q इंटू E, और साहब इधर जो फोर्स होगा वो भी होगा Q इंटू E। चार्ज और E का मल्टीप्लाई होता है फोर्स। तो देखिए एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे और तिरछा रखा हुआ है तो ये रोटेट होगा। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियली थीटा 1 पर था, इनिशियल एंगल, और थीटा 2 पर चला गया फाइनली रोटेशन के बाद, फाइनल एंगल। तो इतना तो समझ में आ गया कि एंगल का बदलाव हुआ है, रोटेशन हुआ है, तो वर्क होगा, क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया वर्क होगा, यहाँ पे वर्क क्या होगा, वर्क। अब बात यह है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखो हम ना ऐसे काम नहीं करते, हम काम करते हैं छोटे छोटे वर्क, छोटा सा वर्क dw इंटीग्रेशन से काम करते हैं। तो हम कहेंगे भैया देखो जो स्मॉल वर्क होगा यहाँ पे
स्मॉल वर्क होगा, स्मॉल वर्क, वो होगा हमारा DW, क्या होगा हमारा, और वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब भाई साहब बात ये है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखना है, पर जो फोर्स है यहाँ पर नॉर्मल नहीं हो सकता। रीज़न क्या है? नॉर्मल मतलब जैसे हम पहले सोचते थे, यहाँ पर रोटेशन है, रोटेशन, तो यहाँ पर होता है दूसरा फोर्स जिसको बोलते हैं हम टॉर्क, एंगुलर फोर्स। क्या आएगा? तो उसको हम बोलेंगे भैया जो वर्क होगा वो टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट भी नॉर्मल नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट dx नहीं होगा, अब d थीटा होगा, कि भैया जो हल्का हल्का डिस्प्लेस हो रहा है, थीटा d थीटा d थीटा d थीटा d थीटा थोड़ा सा, d थीटा थोड़ा सा, ऐसे। तो भैया जो वर्क का फॉर्मूला आएगा टाउ इंटू d थीटा, जहाँ टाउ का मतलब है टॉर्क। ये क्या है? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? एंगुलर फोर्स। अब ये बात समझ में आती? तो हमने कहा अच्छा, अगर मेरे को इतना पता लग गया कि जो DW है छोटा सा वर्क है और ये टॉर्क है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि टॉर्क का फॉर्मूला, और हम चैप्टर 1 से जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है, जिनको नहीं पता वो डायरेक्टली याद रखेंगे P साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P साइन थीटा और बगल में है d थीटा। अब यहाँ पर हमारी मजबूरी ये है कि ये जो वर्क है वो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, हम चाहते हैं पूरा डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी छोटे को बड़ा करना हो हम इंटीग्रेट करते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या इंटीग्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा W, बड़ा हो जाएगा, और साइन यहाँ रह जाएगा इंटीग्रेशन का। तो हम लिख देंगे PE साइन ऑफ थीटा इंटू में d थीटा। अब इंटीग्रेशन कहता है कि जोड़ना है आपको एंगल को, मतलब इंटीग्रेट एंगल को करना है, यानी जो P और E है उसका कोई काम नहीं है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और बचा अंदर साइन थीटा इंटू में d थीटा, और जो आंसर आएगा वो W आएगा। अब हमारा खेल ये है कि इंटीग्रेशन में हमें लिमिट पैदा करना पड़ता है कि भैया आप जोड़ कहाँ से कहाँ रहे हो। तो हमने बोला भैया हमें θ1 से θ2 तक ही इसको घुमाना है। तो हमने कहा अच्छा, θ1 का मतलब था इनिशियल और θ2 का मतलब था फाइनल। तो साहब अगर अगली बात करें तो यहाँ पर P है और साइन थीटा का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आता है। क्या आता है? तो मैंने माइनस साइन को बाहर ले लिया। वेट अ मिनट, देखो मैंने माइनस साइन को बाहर, ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज़ आ रही है? कोई बोलो मुझे, क्योंकि अभी डिस्टर्बेंस हुआ था। हेलो हेलो हेलो, एनीवन, किसी को आवाज़? ठीक है, गुड। नाउ अब देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से मैं बात करूँ माइनस का कॉस थीटा है, क्या ये मैंने माइनस को बाहर जानबूझ के रखा। अब यहाँ पर एंगल की बारी है तो लिमिट पुट कर सकते हो। देखो ये इंटीग्रेशन है, साइन का होता है कॉस। देखिए अब जो यहाँ से वर्क निकल के आया डेट इज़ PE, ये माइनस साइन को बाहर रखिए और आपको लिमिट पुट करना है, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। लेकिन प्यारे बच्चों एक माइनस साइन बाहर है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, उस माइनस साइन को अगर मैं अंदर भेजता हूँ तो P यहाँ पर आएगा और यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देखिए जैसे आप माइनस साइन को अंदर एंटर करवाएंगे ये उलट जाएगा। तो हमारे पास ये वर्क आया। अब मेरी बात को समझना कि ये वर्क हुआ रोटेट करने में θ1 से θ2 तक, जो वर्क है वही एनर्जी तो होता है। अब मैं वर्क कर रहा हूँ तो हीट पैदा हुआ, तो वर्क कन्वर्ट्स इन एनर्जी। तो दिस वर्क स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन रोटेटिंग डाइपोल। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि इसको बोलते हैं एनर्जी, दिस वर्क स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी in rotating a dipole, in electric field, in uniform electric field from θ1 to θ2। अब मेरी बात को सुनना, जो हमने पीछे क्वेश्चन लिखा था, सुनते रहना, पीछे जो आपने क्वेश्चन लिखा था ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लिखा है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। पर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल। तो वर्क ही तो एनर्जी होता है, तो बातों को समझना है। तो अभी जो हमने डेरिवेशन किया उसको इस हिसाब से भी लिख लेना। दिस इज़ व्हाट एनर्जी स्टोर्ड द वर्क। देखो यहाँ पर मैं साफ़ कर दूँ इसको थोड़ा, ये है द वर्क, दिस वर्क
stored as a potential energy in rotating a dipole from थीटा 1 to थीटा 2। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन बेटा, फिर वी विल मूव, है ना। तो मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, अब देखिए इसके बस की बातें चल रही थी। अब इसके ऊपर जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन किस प्रकार के आपको दिखाई देंगे, तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में दो बातों का ज्ञान होना चाहिए, इनिशियल एंगल, फाइनल एंगल। तो कुछ मैं टिप्स आपको देता हूँ जो बार बार एग्जाम में आएगा कि थीटा 1 कभी भी बोले इससे क्या क्या नाम हो सकता है। सब कुछ छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ कुछ एंगल। देखिए 0 डिग्री, 180 डिग्री। 0 डिग्री को बोलते हैं पहला कि डाइपोल मोमेंट, सुनते रहना, डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू फील्ड। पहला इसका मतलब ये होता है पैरेलल टू फील्ड। कभी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि डाइपोल मोमेंट जो है पैरेलल टू फील्ड है तो 0 डिग्री इस्तेमाल करना है। दूसरा 0 डिग्री का मतलब होता है कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तब आपको 0 डिग्री इस्तेमाल करना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा है मैंने, ठीक है। अगला ध्यान रखना 180 डिग्री का मतलब होगा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का साइन ऐसा होता है, मतलब पैरेलल के ऊपर कट मार दिया, एंटी पैरेलल क्या हो गया, एंटी पैरेलल टू फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उसके एंटी पैरेलल बोले तो 180 डिग्री इस्तेमाल कीजिए। या आपको बोले अनस्टेबल, क्या बोले आपको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तब आप 180 डिग्री इस्तेमाल करोगे। अब ये ज्ञान देने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो एग्जाम में हर बार आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। दोबारा सुनो, कह रहा है स्टेबल से अनस्टेबल, स्टेबल से अनस्टेबल करने में, मतलब घुमाने में, ऐसे से अनस्टेबल करने में, रोटेशन में कितना वर्क होगा। तो वर्क का फॉर्मूला होगा PE cos थीटा 1, थीटा 1 कितना होगा 0, क्योंकि बात करी गई है स्टेबल, तो cos 0 होता है 1, माइनस अनस्टेबल 180, cos 180 डिग्री आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, तो ऐसे लिख देंगे हम cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। अब वर्क जो आ गया PE cos 0 का मतलब 1 होता है, cos 180 का मतलब -1 होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका PE इंटू में 2P। तो स्टेबल से अनस्टेबल बोलेगा फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। बेटा जरीन समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। तो स्टेबल से अनस्टेबल में हमने रोटेशन में इतना वर्क करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। वर्क या फिर एनर्जी एक ही बात है, बात समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन ऐसा आता है कि भैया देखो बात ऐसी है कि जो डाइपोल है, डाइपोल वो पैरेलल है, उसको एंटी पैरेलल करना है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। यानी कि डाइपोल पहले ऐसे है, आपको घुमा के ऐसे लाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। यानी कि पहले 0 डिग्री है, पैरेलल का मतलब क्या होगा 0, एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री। तो दोबारा वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, PE cos ऑफ 0 डिग्री माइनस cos ऑफ 180 डिग्री, और क्वेश्चन हो जाएगा। अरे यार सेम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो डाइपोल है वो एंटी पैरेलल रखा हुआ है, उसको पैरेलल करना है, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो डाइपोल पहले क्या था, एंटी पैरेलल, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और अब क्या किया हमने पैरेलल, तो थीटा 2 कितना हो गया 0 डिग्री। यानी आपको बड़ी समझदारी से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे। जो वर्ड्स है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, डाइपोल मोमेंट पैरेलल, डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम एंगल पुट करेंगे और वी विल गेट आवर आंसर। भगवान है मतलब। हो गया देखिए सुंदर सुंदर बच्चों, आप कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को और गहराई से समझेंगे। देखिए आपको छोटी छोटी बातों को समझना था, आप समझ चुके हो, ठीक है ना। अब जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है डैट इज़, अब थोड़ा सा हम कंडक्टर और ये सब के बारे में बात करेंगे, थोड़ा दूर जाएंगे, ठीक है ना। पर मैं एक छोटा सा टिप्स आपको दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में कभी आपको एक एंगल दिया हो, एक एंगल गिवन हो, एक एंगल गिवन, ठीक है, तो आप ध्यान रखना जो थीटा 1 होगा आपका वो 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि फाइंड द एनर्जी ऑफ डाइपोल,
फाइंड द एनर्जी ऑफ मेकिंग एंगल 60 डिग्री, ऐसे ही बोल दिया मैंने, रफली बोल रहा हूँ। फाइंड एनर्जी ऑफ डाइपोल मेकिंग एंगल 60 डिग्री। तो आप बोलोगे सर एनर्जी का फॉर्मूला डाइपोल का ही तो था, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब उसने बोला है कि डाइपोल 60 डिग्री बना रहा है, तो मेरे को एक एंगल गिवन है सिर्फ 60 डिग्री, कितना दिया है? तो थीटा 1 तो पता ही नहीं है मुझे। अगर मुझे थीटा 1 नहीं पता है तो मुझे 90 लेना है। क्या लेना है? इसको रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जब दूसरा एंगल ना पता हो तो पहले को रेफरेंस मानते हैं हम 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब 90 पे होगा तो रोटेशन क्या होगा? बहुत तगड़ा। समझे मेरी बात को? या जो भी है रीज़न छोड़ो, वो बाहर में जाए, हम तो ट्रिक बना रहे हैं कि अब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा पी ई कॉस 90 होता है 0, तो ये 0 माइनस कॉस थीटा 2। तो जो एनर्जी या वर्क का फॉर्मूला आएगा माइनस पी कॉस थीटा। आपके स्कूल टीचर आपको यही पढ़ाने वाले, ध्यान रखना। या आप कोई भी बुक पढ़ोगे, यही लिखा होगा माइनस पी कॉस थीटा 2। यानी जब एक एंगल दिया हो तो ये वाला अपने आप ही ख़त्म कर देना और माइनस साइन आएगा, माइनस साइन। बात समझ में आया? तो जब भी हमें एक एंगल गिवन होता है क्वेश्चन में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, थीटा 1 90 डिग्री। ये आपके लिए टिप्स था। अब हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, प्लीज़ नोट इट डाउन। जब एक एंगल पता हो तो ऐसे हम क्वेश्चन को डील करते हैं। अब देखिए, बात सुनिए, छोटी छोटी बातें सुन लो, मेरी बात सुनो। आप क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब टॉपिक थोड़ा बढ़ रहा है। अब लास्ट टॉपिक अभी के लिए पढ़ रहे हैं हम, मतलब अभी के लिए मतलब इसमें जुड़ा हुआ, या थोड़ा सा अलग भी बोल सकते हो। टॉपिक की बेसिकली बात करेंगे हम कंडक्टर इंसुलेटर। कंडक्टर जो कंडक्ट करे, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ये सब कहानी जानते हो। इंसुलेटर जो इंसुलेट करे, फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, तो हम उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक होता है बाउंड चार्ज, बंधा हुआ चार्ज, जो किसके अंदर होगा? इंसुलेटर में। एक और फ्री चार्ज, कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज होते हैं। तो ये सब बातें नहीं करेंगे, बहुत बचकानी बातें हैं। हम सीधा स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ, या फिर लिखो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। 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 तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर ये टॉपिक है हमारा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरी बात को सुनो, कैसा बिहेवियर होता है। देखिए, पहला बिहेवियर होता है, मैं ज़्यादा डिटेल में बात करने वाला हूँ, अभी सुनते रहना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। कैसे? देखिए, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, मेरी बात को समझना। आपने क्या किया? बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा, आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा, पर ध्यान रखना, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा तो ध्यान रखना, यहाँ पर अंदर जाके वो 0 हो जाएगा। मान लो भले ही आपको बाहर दिखाई दे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देता। तो ये पहली बिहेवियर होती है। किसकी बिहेवियर होती है? कंडक्टर की। कंडक्टर अपने अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ नहीं करता। अब उसके पीछे भी रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव पे एंड होता है। तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है। अब आपको पता, अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा? नेगेटिव वाले को खींच लेगा अपनी तरफ, और जो नेगेटिव वाला है पॉजिटिव वालों को अपनी तरफ खींच लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं पता आपको? इंडक्शन, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। और ये एक तरह से इंडक्शन ही है, पर इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन टेक प्लेस, यानी कि नेगेटिव इस तरफ आ गया, प्लस इस तरफ आ गया। तो अब सोचो क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो प्लस है अब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा। बात ही समझे? देखो, बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो गया, एक तरफ पॉजिटिव। अब हमें पता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, तो अंदर भी क्या पैदा हो गया? और जितना इलेक्ट्रिक, आप समझो, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर जो अंदर पैदा हुआ उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड, यानी आना। तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा कंडक्टर के अंदर, जो एक्सटर्नल के बराबर होगा,
इस चक्कर में अंदर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर होता क्या है, ई एक्सटर्नल जो बाहर का था और ई इंड्यूस्ड बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से जो टोटल होगा इनसाइड, टोटल इनसाइड वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, यानी अगर हम एक बात बताएं तो ई इनसाइड का फॉर्मूला क्या बन गया, ई इनसाइड का जो हमारा फॉर्मूला बन गया, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। अब ये दोनों ही बराबर होते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो ये एक फॉर्मूला छोटा सा, और ये है कि भाई दोनों बराबर थे इसलिए आंसर क्या हो गया। अरे बेवकूफ़ो, एक बाहर से है एक अंदर से है, दोनों बराबर है, कट के 0 हो गया, तो इसमें कौन सा अलग बात है। तो पहले आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लिया था, पहली प्रॉपर्टी क्या लिखोगे और बिहेवियर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। और रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन टेक प्लेस एज शोन इन फिगर, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैंसल ईच अदर एंड आंसर इज 0। तो आप इसको बना बना के लिखिए अपने हिसाब से। प्यारे बच्चों, जो वी हैव सेकंड बिहेवियर, तो सेकंड बिहेवियर ये है कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं ना, ये कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर, देखो मेरी बात सुनो, आपने छोटी सी बात को समझना है। अगर ये कंडक्टर है और ये चार्ज कंडक्टर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा या जनरेट होगा चार्ज की वजह से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इसके 90 डिग्री पर ही पाया गया। कितने डिग्री पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन कंडक्टर, प्लीज नोट इट डाउन। अब रीज़न, अब मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मन ऐसा क्यों नहीं हुआ, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का मन ऐसा क्यों नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बनाते हुए क्यों निकलता है। मतलब उसके पापा का राज थोड़ी है कि भाई या किसी ने हुक्म दिया हो, तो उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है, ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा। देखिए प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व करा कि आप मेरी बात को समझना, पहले से लिखना बाद में। ये ऐसा नहीं है कि भगवान ने मुझे कहा कि भैया परपेंडिकुलर होता है, ये साइंटिस्ट लोगों ने अंदाज़ा लगा रखा है। अंदाज़ा क्या है ये, कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा। अंदाज़ा क्यों लगाया, क्योंकि हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। पता है आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है, पीछे हमने देखा था, या लगाता ही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज मूव कर जाएंगे आगे चाहे पीछे। अगर ये चार्ज मूव कर जाएंगे तो यहाँ पर करंट पैदा हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। यानी कि अगर मैं किसी कंडक्टर को छूऊं तो मुझे करंट लगना चाहिए, पर हकीकत में हमें करंट नहीं लगता। मान लो ये रहा स्टील है, यहाँ पे दिख रहा है, या यहाँ पर कोई रॉड है, रॉड मान लो ये कोई रॉड है, ये रहा, चाहे यहाँ पर ये रॉड है, मैंने रॉड को छू दिया, स्टील को छू दिया, तो मुझे करंट तो लग नहीं रहा। अगर करंट नहीं लग रहा, अगर करंट नहीं लग रहा किसी कंडक्टर को छूने पे, इसका मतलब है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं लगा रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तभी लगा सकता जब वो ऐसे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। ऐसे होने से क्या है, वो फोर्स नहीं लगा सकता। क्यों, अगर फोर्स लगाएगा भी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एयर। मान लो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा भी पर वो एयर में जा नहीं सकता, एयर में, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो पाएगा, तो हमें कोई करंट नहीं लगेगा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हुआ तो हमें करंट नहीं लगेगा, और ऐसा हुआ तो करंट लगेगा। तो रियल में लगता है कि नहीं लगता है, नहीं लगता है, मतलब ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम तो लिखेंगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन कंडक्टर। अब रीज़न क्या होगा, रीज़न लिखेंगे बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, because if electric field is not perpendicular, then component of electric field tangential to the surface, component of electric field, component मतलब हिस्सा, component of electric field tangential मतलब ऐसा वाला, tangential to the surface will apply force on electrons, will apply force on electron, and there will be movement of charge
movement of charge, so there will be current, so there will be current, so there will be current. But in reality there is no current, but in reality there is no current, so electric field must be perpendicular. कोई करंट है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर. थर्ड बिहेवियर लिखिए फटाफट. नेट चार्ज, थर्ड बिहेवियर लिखिए. नेट चार्ज inside a conductor is zero. Net charge inside a conductor is zero, and any excess charge मतलब extra charge, any excess charge resides at surface. resides का मतलब होता है होना, रहना, आना, जो मर्जी कर लो, आना रहना जो मर्जी. resides at surface. अभी तो हमने मजाक किया, अभी तो हमने बात किया, स्वाद अब आएगा. देखो बात ऐसी है भैया, देखो सुनो, ये कोई कंडक्टर है और आप जानते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, ये बहुत ही सिंपल सी बात है. ये एक हॉलो कंडक्टर लिया हमने, तो हॉलो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके अंदर? जीरो. एक कंडक्टर है हॉलो. अब देखो आप जानते हैं गॉस लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड भैया जीरो है तो चार्ज भी क्या हो गया? जीरो. बात समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चार्ज भी जीरो, प्रोपोर्शनल है ना दोनों साथ. अरे तो फॉर्मूला है, इसको जीरो करोगे ये भी जीरो हो गया. तो यही कह रहा है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. अगर आप कोई भी चार्ज अगर कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा दोगे तो कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे. तो एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट सरफेस. वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन. फोर्थ देखो, फोर्थ ये है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड और एंड एट द सरफेस. पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड एंड एट सरफेस. बात समझे? समझने का मतलब ये मैंने पहले पढ़ाया आपको. ये कोई कंडक्टर है मान लो, इस पे चार्ज है प्लस पूरे पे फैला हुआ, तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर होगा कहीं पर भी. कहीं याद आ रहा है सबको? तो ख़त्म हो गया ये हमने पढ़ लिया. नोट कर लो, फिर अगला पढ़ेंगे. अगला है जो इम्पोर्टेंट है और लास्ट है हमारे लिए. देख लो, इम्पोर्टेंट है और लास्ट है. कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो. पता है ना? कैविटी मतलब खोखलापन. कोई कंडक्टर है, खोखला कर दिया, कैविटी कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो. अभी तो वही पढ़ रहे थे. अब एक लास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको. लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटसाइड द कंडक्टर. ये आपका फोर्थ या फिफ्थ जो भी है. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर. देखिए ये कंडक्टर है, ये प्रूफ करने को आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में प्रूफ करने को क्या आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप. ये प्रूफ करने के लिए आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये. इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप. तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा क्या होता है पता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो ये प्रूफ करने के लिए आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना क्वेश्चन. और बोलेंगे कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर इसके लिए. तो इसको कैसे प्रूफ करना है? बड़ा आसान है. आप देखिए, आपको ये पता लग गया कि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं जनरली हॉलो के लिए ही बातें कर रहे हैं ना. देखिए, या किसी की भी बात करोगे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होने वाला है ऑलमोस्ट. अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं किसी पॉइंट पर. अब यहाँ पर इस तरफ ले लेंगे हम डी ए वैक्टर. क्या ले लेंगे? डी ए वैक्टर मतलब एरिया वैक्टर. और इस तरफ ही होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. बात समझ पा रहे हो? आप बोलेंगे लेट अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एट पॉइंट ए. ये कोई पॉइंट ए मान लेना, ए ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम. अब गॉस थ्योरम कहता है
कि भैया ई डॉट डी ए उसका क्लोज इंटीग्रेशन टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये पता है कि जो सिग्मा होता है, हमें ये पता है, देखो हम यहाँ बगल में लिख देंगे, सिग्मा होता है क्यू बाई चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया होता है ना, ये ध्यान रखना छोटी सी बात। तो यहाँ से हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ए रहेगा, एरिया मान लो कुछ भी हो जाए, एरिया मान लो ए हो गया, तो ये हो गया चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि देखो ये क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब क्यू बाई ए क्या होता है बताओ? क्यू बाई ए होता है सिग्मा, जो मैंने बता दिया। तो यहाँ पर हो गया ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो प्रूफ हो गया। अब प्रूफ को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए आप इधर मान लो एन कैप। अब एन कैप क्या है? अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, एरिया के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या लिया है मैंने? यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अरे सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर ना, एरिया के, एरिया परपेंडिकुलर सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेने के लिए, ताकि हम बता सके इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एन कैप की तरफ है। बात नहीं समझ में आया? अरे गधो, मैंने कुछ भी नहीं किया, इधर मैंने क्या माना सुन लो। तुम इस बात से परेशान मत हो जाओ कि सर ने क्या कर दिया खिचड़ पिचड़। एक सिलेंडर माना है, ऊपर डी ए दिया, डी ए मतलब एरिया, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, और ऊपर मैंने दिया एन कैप जो डायरेक्शन को बताएगा फ्यूचर में। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, नोट कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम चैप्टर के एक आखिरी पड़ाव पे है, मतलब इस टॉपिक के, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब अगला नया टॉपिक है अलग। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब समझो। अगर कोई कैविटी है, कैविटी मतलब हॉलो हो गया, तो उसको बोलते हैं हम कैविटी। जैसे दांत में कैविटी होता है ना, खोखलापन। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई कंडक्टर है और कोई कैविटी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। या एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ एक ही बात है, या फोर्स और फील्ड बोल दूँ, फील्ड और फोर्स बोल दूँ, सब एक ही बात होता है। फील्ड आ जाए समझ जाना। तो एक कंडक्टर के अंदर, बेटा बात क्यों कर रहे हो तुम दोनों? बेटा मैं मना कर दूंगा आने के लिए अगर आज के बाद बात करते देख लिया तो। ये कोई कार है, मान लो कार, कार एक खोखलाई तो है, टीन या स्टील या किस चीज़ से बनता होगा? जनरली स्टील से बनाते हैं, लोहे से बनाते हैं। कंडक्टर है, खोखला है, अंदर लोग बैठ के कार चलाते हैं, बारिश हो रही है, बिजली गिरी, कुछ नहीं हुआ। बिजली गिरने पर कुछ नहीं हुआ, सोचो बिजली गिरने से क्यों कुछ नहीं हुआ होगा? क्योंकि अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रह नहीं सकता। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो भैया एक तो पहली बात है कि जब बिजली गिरेगा किसी ऐसी चीज़ में तो बंदा बच जाएगा, पहला एप्लीकेशन। थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, पीपल सेव, इंग्लिश मेक, ठीक है ना, समझ गया बात? तो पहला एप्लीकेशन आप खुद लिख लोगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? पहली बात तो ये, द मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा इसका? तो एप्लीकेशन बड़ा आसान है। देखिए मान लीजिए कि ये है ना CPU है, CPU इलेक्ट्रिकल कोई चीज़ है मेरे पास, इलेक्ट्रिकल चीज़ कोई CPU है। सुन लो, CPU के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग, देखा बिल्डिंग बने होते हैं? अरे CPU के अंदर ऐसे छोटे छोटे चीज़ें होती है ना। अब आप देखोगे कि यहाँ एक टीन का कंपार्टमेंट बना देंगे, टीन का, फिर यहाँ एक टीन लगा देंगे, यहाँ स्टील लगा देंगे, अलग अलग कंपार्टमेंट बनाते हैं। बीच में एक टीन की दीवार होगी, टीन की। क्यों? क्योंकि भैया मान लो इसके अंदर का कोई सिग्नल जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके अंदर का कंपोनेंट ख़राब ना हो जाए, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ना ख़राब करे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ना ख़राब करे, तो बीच में क्या लगा देते हैं हम? एक कंडक्टर। कि पता है कंडक्टर को पार नहीं कर पाएगा, या कंडक्टर के अंदर, समझ पा रहे हैं बात को? तो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आर मेड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टू मेक देम फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड सो डैट दे विल नॉट गेट डैमेज्ड बाई एक्सटर्नल फील्ड्स। या मेरी बात सुनो, आपने CPU देखा है? CPU सबसे बेस्ट क्या होता है कि हम प्लास्टिक का बनाते, प्लास्टिक का बॉडी देते बाहर,
सबसे बेस्ट होता। प्लास्टिक का देते बॉडी, करंट भी लगता, कई बार हमें करंट लग जाता है ना सीपीयू से, तो करंट भी नहीं लगता, लग जाता है ना, तो हम प्लास्टिक का बनाते, पर हम उसकी बॉडी प्लास्टिक का नहीं बनाते। क्यों? प्लास्टिक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक पाएगा? पता नहीं, बहुत कम चांस है रोक पाए ना रोक पाए। लेकिन जो टीन है, टीन वो रोक लेगा। ये मेरा सीपीयू है, बाहर बहुत सारे सिग्नल्स है, वो सीपीयू में एंटर ही नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है? वो क्या है? एक कंडक्टर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा। बचपन में क्वेश्चन मेरे मन में भी आया कि सीपीयू को छू करंट मारता है, भाई प्लास्टिक का बना दो भाई, है ना? तो प्लास्टिक का इसलिए नहीं बना रहे। बात समझ पा रहे हो? या जो भी रीज़न है, मुझे तो लगा, मैंने तो आपको बताया। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेव करने के लिए, थंडर स्टॉर्म में से बचने के लिए, और बाकी आप खुद से सर्च मारना, ये होमवर्क है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, तो सुंदर सुंदर बच्चों ध्यान दो इधर। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और हमने 2 क्लास लिया, 3 2 अभी तक 2 क्लास लिया, दैट इज थर्ड क्लास। यानी आज की क्लास और अगली क्लास मिला के चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? अगर हम बहुत तेज, क्योंकि अभी तो हमारे पास आधे घंटे ही है शायद, तो ज़्यादा हम करने 45 मिनट्स है, ये 30 पे छुट्टी करेंगे, तो अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है, बट वी विल ट्राई टू डिस्कस, है ना, कि जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं जितने टाइम में हम डिस्कस कर सके। अब प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट को सीखना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब जो टॉपिक है, हम बात करेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ठीक है ना? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, क्या बात समझ पा रहे हो? तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, सुनते रहना, मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ठीक है ना? कैपेसिटेंस, मैं 2 वर्ड आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और तीसरा है हमारे पास एक कंडक्टर। तो ये 3 वर्ड है, इसके ऊपर ही पूरा हमारा फिलॉसफी चलने वाला है काफ़ी देर तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, सुनते रहिए। देखिए, पहला वर्ड है कंडक्टर। अब कंडक्टर आप जानते हो भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्री, है ना? कोई भी कंडक्टर, लोहा, आयरन, स्टील, ऐसे मानते हैं हम। डेफिनेशन छोड़ो, लोहा, आयरन, स्टील, और वो अमिताभ बच्चन, अरे हाँ, वो बोलते हैं ना, मैं लोहे का बॉडी है मेरी, स्टील की बॉडी है, ऐसा डायलॉग है उसका, तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है। तो ठीक है, अच्छा ठीक है, जो भी है। तो कंडक्टर की बात हमने कर लिया, छोड़ो, मजाक हो गया, ठीक है। कंडक्टर तुम्हें पता है, छोड़ो। अब बात करते हैं कैपेसिटर। देखो, कैपेसिटर बहुत ही गजब चीज़ है। थोड़ा सा 2 मिनट आपसे बात करते हैं। देखो, पिछली बार तो मैंने 1 घंटे कैपेसिटर की बात करी थी, पर 1 घंटे बात करने का सेंस बनेगा नहीं अभी, है ना? ठीक है ना? जीवन कम है अपने पास, टाइम कम है अपने पास, नहीं जीवन भी कम ही है ना? अब मेरी बात सुनो, कह रहा है आपके पास। छोड़ो। तो कैपेसिटर की बात करते। देखिए, कैपेसिटर कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। एक डिवाइस है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को स्टोर करता है। अच्छा, एनर्जी स्टोर करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पहले से, बैटरी है, पावर बैंक है, बहुत सारी बातें हैं ना पहले से, जिसमें एनर्जी हम रखते हैं भर के। तो कैपेसिटर की बहुत बड़ी मार्केट है, अरबों खरबों का बिजनेस है कैपेसिटर का। मैं कह रहा हूँ, हर घर में कम से कम 8 कैपेसिटर है, 8 भी सोलो, 15 कैपेसिटर है हर घर में। इतना बड़ा मार्केट है इसका। हर पंखे के अंदर कैपेसिटर है, तुम्हारे घर में मोटर के अंदर कैपेसिटर है, तुम्हारे अंदर बल्ब के अंदर कैपेसिटर है, एलईडी के अंदर भी। अब पहले आ रहा है कि नहीं? पहले वाले में आता था। फोन के अंदर कैपेसिटर है, लैपटॉप के अंदर कैपेसिटर है, इस डिजिटल बोर्ड के अंदर कैपेसिटर है, और हमारी बॉडी के अंदर भी कैपेसिटर है, नेचुरल कैपेसिटर। बताऊंगा क्या है वो। अरे मेरी बात सुनो बेटा, जीवन में कभी तो सीरियस हो जाओ। क्या ही हो गया? क्या कर रहे हैं आप? मैंने बोला ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। अरे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ऑलमोस्ट कैपेसिटर होते हैं। ऑलमोस्ट का मतलब, अब मैं खोल के थोड़ी देखा कि है, जहाँ मैंने देखा वहाँ बता रहा हूँ आपको। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, पर ये सुनो मेरी बात, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी इतनी बड़ी मार्केट है, इसलिए हमें ये पढ़ना अच्छे से। ये बेसिकली है क्या, बनना कितना आसान होता है समझना, बात मत करो। कैपेसिटर दिखता कैसा है? आप लोगों ने देखा होगा, जो पंखे के अंदर लगा होता है सिलेंड्रिकल, ऐसे
सिलेंड्रिकल ऐसे लगा होता है, 2 वायर निकला होता है। यस सर। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो पंखा नहीं चलेगा। नहीं चलता है, बहुत धीरे चलता है। मेरी बात सुनो, पंखा नहीं चलेगा, इसको निकाल दोगे तो नहीं चलता है। अब मेरी बात सुनो, ख़राब होने पे स्लो चलता है और निकाल दो तो चलेगा ही नहीं। अब मेरी बात, अरे हो गई ना बात अब। तो ये जो कैपेसिटर है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एनर्जी स्टोर करता है, अच्छी बात है। हमारे पास तो और भी डिवाइस है, हमारे पास बैटरी है, ये है, वो है, ये है, वो है, बहुत कुछ है। पर कैपेसिटर की इतनी बड़ी मार्केट कैसे है वो समझते हैं। देखिए, तो कैपेसिटर की खासियत क्या है कि एनर्जी स्टोर तो करता है पर ये देता है इंस्टेंट एनर्जी। क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी। देखिए बैटरी जो है, बैटरी वो एनर्जी से देता है, ले 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 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। कैपेसिटर ऐसे बोलता है एनर्जी, बात ही समझे, एकदम झटके से एनर्जी फेंकता है और इसी की हमें नीड है। अब मैं आपसे बोलूँ, सुनो मेरी बात, जैसे जनरेटर है, जनरेटर सुनो, जनरेटर अगर तुम्हें याद हो, गांव में शादी, अभी भी दिल्ली में भी होता है, जो अमीरों की शादी है तो अलग जनरेटर होगा, जो हम लोगों की शादी होती है पंडाल लगता है, मिडिल क्लास फैमिली वाले, तो बाहर एक जनरेटर होगा, ऐसे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, ऐसे एक हैंडल होगा, हैंडल, उस हैंडल से घुमाते हैं, फिर जाके वो जनरेटर भग 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 चालू हो जाता है, फिर एकदम से रोशनी आती है। गांव में अगर शादी ब्याह है तो जनरेटर अभी भी चलता है। तो जो जनरेटर है, जनरेटर पहले वाले, उनमें क्या है, जनरेटर को चलाने के लिए देखो दुनिया में कोई भी चीज़ हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी मशीन, कार, बाइक, पंखा, मोटर, कुछ भी हो, उसको एक बार चाहिए स्टार्टअप, उसके बाद वो खुद चलेगा। उसको स्टार्टअप चाहिए, क्या चाहिए? और स्टार्टअप में लगता है बहुत एनर्जी। क्या लगता है? तो पहले हमारे पास जुगाड़ नहीं था। बेटा तुम दोनों की शादी करा दूँ तो फिर क्यों बातें कर रहे हो? खूब बातें करते रहना, खूब एक को घूंघट पहना देना, बातें करते रहना। तो अब बात मत करना दोनों, अभी बात कर रहा है, कब करनी है? सुनो सुनो सुनो, हैप्पी वेडिंग, हैप्पी वेडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जनरेटर जो है, जनरेटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो उसको स्टार्टिंग में ना चालू करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। यार आप बाइक चालू करते हो, किक मारते थे पहले, याद है? अभी मारते, पर अब तो सेल्फ आ गया ऑलमोस्ट सब में। पहले कार चलाते थे, कार, तो कार में तो चलो स्टार्टिंग ऐसे चाबी झिंग 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 झिंग। भैया ऑटो। अच्छा अब तो चलो, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। पहले ऑटो में था, ऑटो में भी ये था, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसको एक बार ऑपरेट करने के लिए एक बहुत तगड़ा एनर्जी चाहिए। और पहले हमारे पास ऐसा जुगाड़ नहीं था कि हम तगड़ा एनर्जी दे पाए, तो हम ह्यूमन मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन एनर्जी। इंसान अपने हिसाब से जान लगा रहा है, लगा हुआ है जनरेटर में, है ना? ऑटो में वो रस्सी भी लगाते हैं, ठीक है, जो भी हो, तो आप इस बात को समझिए। तो पहले ना स्टार्टिंग के लिए एनर्जी देनी चाहिए हर चीज़ को, ये पता है हमें। तो बैटरी से काम हो नहीं पा रहा था, ये किसी और चीज़ों से काम हो नहीं पाता है। मेरे को इतना इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो है। तो हम लोगों ने डिवाइस बनाया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की खासियत क्या थी कि भैया ये ना इंस्टेंट एनर्जी, स्टार्टअप एनर्जी दे सकता है। पहले नोकिया का फ़ोन आता था, उसमें ये फ़ोन है, ये कैमरा इतना बड़ा है, ठीक है, और ऐसे एक वाइट से लगा रहेगा फ्लैश। अब उसमें खट फोटो के लिए था वो, क्या तेज़ रोशनी निकलती थी, क्योंकि उसमें था कैपेसिटर। क्या था उसमें? तो कैपेसिटर ने एकदम झटके से एनर्जी देने के लिए बनाया गया। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी, दैट एनर्जी यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर स्टार्टिंग अ सिस्टम, या फिर एनर्जी गिव्स इंस्टेंटेनियस, जो भी एनर्जी। इंग्लिश नहीं बन रही, इंग्लिश नहीं बन रही भाई अपने से। अरे इंग्लिश बन रही है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बात सुनो। कोई बात नहीं, हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस, अब मेरी बात समझ में, अब क्या, जनरेटर ले चल गया, बाइक चल गया, कार चल गया, क्यों चल गया? कैपेसिटर लगा दिया भाई। कैपेसिटर, अब जो तो इंसान पहले अपनी जान लगा रहा था, लगाने की जरूरत नहीं है। अब कैपेसिटर है जो एनर्जी झटके से दे रहा है, खटैक। मान लो तुम्हारे स्कूल में पंखा नहीं चल रहा, तुम लठ लेके आओ, घुमा तो चल जाएगा। क्या कभी ऐसा? ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में होता है, अच्छा प्राइवेट में भी होता है, ठीक है। तो पंखा नहीं चल रहा ना, तो स्टार्टिंग एनर्जी दे दो उसको, लठ लो,
घुमा दो पंखा चलने लगता है। पता है क्यों? उसका कैपेसिटर ख़राब हो गया, कैपेसिटर चेंज करना है। कैपेसिटर जो झटके से एनर्जी नहीं दे रहा, स्टार्टअप नहीं दे रहा, तो चल नहीं पा रहा ठीक से, तो बिजली भी इतना क्या ही कर लेगी। तो हम कैपेसिटर चेंज करते हैं, फिर पंखा तेज़ी से चलता है। भाई क्या गजब चलता है। मोटर पानी नहीं खींच रहा, कैपेसिटर लगा दो। तो कैपेसिटर बड़ा मस्त चीज़ है, उसी को हमें पढ़ना है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है बेसिकली। तो बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो बात हो गई हमारी। अब ये है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कुछ भी नहीं, कैपेसिटी। अब मेरी बात सुनो, कोई डिवाइस है, वो अच्छा है या बुरा है, उसके लिए पैरामीटर्स बनाए जाते हैं, पैरामीटर्स। बात समझ पा रहे हो? मान लो मैं एक डिवाइस हूँ, तो मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना, वैल्यू। रेटिंग्स होती है, जैसे मूवीज़ के लिए क्या होती है? रेटिंग। भाई IMDb रेटिंग 9.8 है तो देखेंगे। वैसे डिवाइस के लिए क्या बोला मैंने? डिवाइस के लिए हमारे पास एक चीज़ होना चाहिए जिसको हमने बोला कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, वो अच्छा डिवाइस है। जिसकी कैपेसिटी कम होगी, कैपेसिटेंस कम है, वो डिवाइस अच्छा नहीं होगा, एनर्जी कम होगी। तो यही बात को हमें डिस्कस करना है बहुत डिटेल में। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, इनके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है, जो अगली क्लास में करेंगे सबके साथ। ठीक है? सो एंजॉय योर डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।